देखिए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर बनने वाले हैं और आप अकाउंट्स की किसी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ON स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है CA इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो एक CA से पूछे जा सकते हैं। इसमें हम 6 मेन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके साथ ही सजेशंस पर वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें डिफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज, NPV IRR, GST के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, फ्री कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट, इन टॉपिक्स पर इस नाम से हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कॉन्सेप्ट कि जस्ट इन टाइम कैसे काम करता है और इसका बेनिफिट्स बताएं। सबसे पहले देखिए, आप इंटरव्यू में ये कह सकते हैं कि जस्ट इन टाइम एक्चुअली होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। तो आप इसमें कह सकते हैं जैसे प्रोडक्ट को बनाना होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी स्टोर करके नहीं रखती। जब प्रोडक्ट को बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल सीधा वो सप्लायर को फ़ोन करते हैं, सप्लायर सीधा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पहुंचा देता है। तो जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, उस टाइम पर सप्लाई हो जाती है। अब ये काम कैसे करता है, इसमें देखिए जैसे कोई प्रोडक्ट की डिमांड होती है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उस डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। वो बताता है कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर सप्लाई कर देता है और सप्लायर सीधा जो मटेरियल है वो फैक्ट्री में पहुंचा देता है। और यहाँ जो डिमांड है रॉ मटेरियल की वो उसी टाइम पे प्रोवाइड हो जाती है बिना किसी देरी के। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि रॉ मटेरियल स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो जो फैक्ट्री का स्पेस है वो बचता है। और पड़ा पड़ा कई बार सामान ख़राब हो जाता है, जैसे रॉ मटेरियल अगर आपने स्टोर कर रखा है, हो सकता है कुछ लीकेज हो जाए, वेस्ट हो जाए, और उसको हैंडल करने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो यहाँ नहीं होती, क्योंकि आप सीधा फैक्ट्री में ले रहे हैं रॉ मटेरियल और सीधा उसको कंज्यूम कर रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है जस्ट इन टाइम का, जिससे सेविंग रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक CA से पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाना है तो वो उसमें क्या डिसीजंस लेंगे आप। सबसे पहले देखिए, इसमें दो तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के जो भी वेरिएबल खर्चे हैं उसमें से हटाएंगे। दैट मीन्स प्रोडक्ट का जो बिलिंग प्राइस है उसमें से सारे वेरिएबल खर्चे जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मतलब ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट के बढ़ने से बढ़ते हैं और प्रोडक्ट के कम होने से कम होते हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट एक ऐसा खर्चा है जो ज़्यादा प्रोडक्शन से या कम प्रोडक्शन से इम्पैक्ट नहीं होता, बट प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल या लेबर ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। तो एक प्रोडक्ट का डिसीजन लेने के लिए उस प्रोडक्ट में से उसके सारे वेरिएबल खर्चे हटा दिए तो कंट्रीब्यूशन लेवल पे देखते हैं। और उसके बाद जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं जैसे रॉ मटेरियल है, उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। जैसे वेरिएबल के सभी एलिमेंट्स को एनालाइज करेंगे, इसमें देखेंगे रॉ मटेरियल जो है कॉस्ट वो किस तरह से चल रही है, क्या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फैक्ट्री लेवल पे किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है, मतलब प्रोडक्शन करते वक्त वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो क्या उसको कंट्रोल करके उससे बेनिफिट लिया जा सकता है। क्या उस प्रोडक्ट की जो मार्केट रिजेक्शन है, दैट मीन्स जब प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में बेचते हैं, क्या उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आ रही है, क्या लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। अब ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एक्सप्लेन करो। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एक्चुअली होती क्या है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट को समझें, सबसे पहले सेल्स आती है, फिर वेरिएबल खर्चे, उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसमें से आप बिजनेस के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा, और फिर बाकी खर्चे भी हटा देंगे तो फिर नेट प्रॉफिट। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉफिट के 3 लेवल हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इन तीनों प्रॉफिट लेवल को जब आप डिवाइड करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एक्सप्लेन करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेट सेल ही क्यों, ग्रोस सेल क्यों नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपने 100 रुपये की सेल करी और उसमें से 20 रुपीज़ का जो है आप रिजेक्शन ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी सेल कितने की हुई, 80 रुपीज़ की।
तो इसलिए जो सेल है वो हमेशा नेट देखी जाती है कि नेट एक्चुअली आपने कितनी सेल करी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है व्हाट इज फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों में ही आप अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। फॉरवर्ड में पर्सन टू पर्सन होता है, फ्यूचर में स्टॉक मार्केट बीच में आती है। पर्सन टू पर्सन बेसिकली किस लिए होता है कि जैसे देखिए मुझे पता है कि अगर ये जो सामान मैं आपसे खरीद रहा हूँ हो सकता है इसका प्राइस 50 रुपीज़ हो जाए, अभी 40 रुपीज़ है, तो मैं आपसे 45 रुपीज़ में डीलिंग कर लूँगा कि एक साल तक मैं 45 रुपीज़ में आपसे रॉ मटेरियल खरीदूंगा। और आपको लगता है कि हो सकता है 40 रुपीज़ हो जाए, तो आप कहेंगे ठीक है 45 रुपीज़। तो यहाँ हम दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे मुझे लगता है गोल्ड का प्राइस एक महीने बाद 50,000 हो जाएगा 40,000 से, बट वहीं किसी और पर्सन को लगता है कि 40,000 से 35,000 हो जाएगा, तो हम दोनों ही स्टॉक मार्केट में जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज यहाँ मीडिएटर का काम करता है, दोनों ही पार्टी से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाता है जिसे कहते हैं मार्जिन मनी। और यहाँ एक लोट साइज होते हैं, दैट मीन्स जैसे 5,000, 10,000, 15,000 उस लोट में खरीदना होता है। और कोई भी पार्टी कभी भी क्विट कर सकती है, बट फॉरवर्ड में ऐसा नहीं होता। तो अगर हम देखें फ्यूचर फॉरवर्ड दोनों में ही आप अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। पर फॉरवर्ड जो होता है वो बेसिकली हैजिंग के लिए होता है कि हम आपस में डीलिंग करते हैं, जैसे एक साल तक रॉ मटेरियल मैं आपसे एक स्पेसिफिक रेट पर खरीदूंगा। और फ्यूचर जो होता है वो प्योर स्पेकुलेशन, प्योर अनुमान के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग क्या होता है। अब देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्डर आ गया कि 50,000 मेरे को शर्ट्स बनानी है, बट मेरे पास शर्ट बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक के पास जाऊँगा और बैंक को ऑर्डर दिखाऊंगा कि मेरे पास ऑर्डर है बट मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं 50,000 शर्ट्स बना सकूँ। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, उस ऑर्डर के बिहाफ पर मुझे लोन सैंक्शन कर देगा। इसी को हम फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग कहते हैं। बट फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए फॉरफेटिंग जो है वो हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट से बैक्ड होता है, दैट मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट से सपोर्ट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब जिसमें बैंक भी गारंटी देता है कि अगर आप सप्लाई कर देंगे मटेरियल तो बैंक आपको पैसे दे देगा। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये ऑलवेज विदाउट रिकोर्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप डिस्काउंट कराने गए, आपके पास ऑर्डर आया, आप बिल लेकर बैंक के पास गए, बैंक ने डिस्काउंट कर दिया, बट फाइनली जो पेमेंट मिलनी थी वो आपको नहीं मिली, मतलब जो बैंक ने पेमेंट लेनी थी वो बैंक को नहीं मिली, तो बैंक वापस आपसे पैसे नहीं ले सकता, तो बैंक को ही वसूली करनी होगी क्योंकि वो लेटर ऑफ क्रेडिट से सपोर्टिव था। तो फैक्टरिंग जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट से सपोर्टिव नहीं होता, बट फॉरफेटिंग हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट से सपोर्टिव होता है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि फॉरफेटिंग जो है वो जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही केसेस में अगर आपके पास ऑर्डर है बट पैसे नहीं है उस सामान को बनाने के लिए, तो आप बैंक के पास जाके उस ऑर्डर के बिहाफ पर पैसे ले सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज BOM, जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। अब देखिए जैसे किसी भी चीज़ को बनाने का एक प्रोसेस होता है, जैसे कपड़े से अगर हमें कोई शर्ट बनानी है तो उसका प्रोसेस होता है। तो शर्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए और किस क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, दैट मीन्स कितने बटन्स लगेंगे, किस क्वालिटी के किस क्वांटिटी के लगेंगे, कितना कपड़ा लगेगा, किस साइज़ की किस तरह की शर्ट बनाने के लिए, ये सारा एक डॉक्यूमेंट्री टर्म में मेंशन करा होता है, उसे ही हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं सीधा कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितनी शर्ट बनाने के लिए मेरा कितना रॉ मटेरियल का खर्चा होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।